लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की अहम खबर के साथ ही शुरू कर लेते हैं। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा और सचिन ग्रेटर नोएडा में अपने घर वापस लौट आए हैं। सवाल अब वही खड़ा हो जाता है कि क्या सीमा हैदर पर मंडरा रहा संकट टल गया है या फिर यह संकट अभी भी बरकरार है। अब देखिए, पूछताछ के बाद पुलिस दोनों को उनके घर तो ले आई है। सचिन के घर पर पुलिस मौजूद है और सीमा मामले में जांच भी लगातार जारी है। सीमा पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक जताया गया। इसको लेकर उससे कई तरह के सवाल भी दागे गए। हालांकि अब तक की जांच में ऐसे कोई सबूत तो नहीं मिले हैं। सीमा हैदर बार बार एक ही बात बोल रही है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई हैं। उसे जब वीजा नहीं मिला तो ये रास्ता उसको मजबूरन अपनाना पड़ा। पाकिस्तान से अवैध रूप से अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर से यूपी एटीएस 3 दिन पूछताछ कर चुकी है। अब ये फैसला होना बाकी है कि सीमा हैदर पाकिस्तान कब जाएगी, क्योंकि भारत में उसकी एंट्री जो है वो अवैध है। वहीं सीमा वापस जाने के लिए भी बिल्कुल फिलहाल तो राजी नहीं दिखाई दे रही। सीमा और सचिन से हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने बातचीत की और समझा कि आखिर सीमा का आगे का इरादा क्या होगा। आइए सुनते हैं। एटीएस की जांच के बाद पहली बार सीमा और सचिन आज कैमरे पर आ रहे हैं। सीमा हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं इश्क में बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं, ये इम्तिहान कैसा रहा? पहले सुना था, अब दे रही हूँ। बहुत बुरा भी है कहूंगी। अब प्यार किया है तो डरना क्या, अब तो देना ही पड़ेगा। तो क्या सीमा एटीएस को ये कन्विंस कर पाई कि वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो जासूस नहीं है? ऐसे मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक मोहब्बत में आई हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि वो सच सामने आएगा। अभी तक बात क्लियर नहीं हुई। आपको लगता है कि आप एटीएस को कन्विंस कर पाई? अब वो तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं पता। मैं जो सच था वो उनको बता दिया। जी सर। बहुत सारी बातें मीडिया में चलती रही। कहा गया कि जो है आपने इलीगल तरीके से एंट्री करी। क्या कोई तीसरा था जिसने आपकी मदद करी एंट्री में? ये सारे सवाल थे उस बीच। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे कहता कि हाँ तुम जाओ हिंदू बन जाओ, हिंदू से शादी करो। अगर किसी को पता पड़ता ना हमें इंडिया जाने के मेरा कोई है तो मुझे वहीं पहले उड़ा देते। यहाँ तो आने की बात भी ना बाद में होती, या मुझे ये कहते कि तुम इसको वहां बुला लो। ऐसा होता अगर उनके दिल में ऐसा हो जाए, किसी को पता भी होता तो। किसी को पता नहीं था, हम दोनों को पता था। और मेरी एक दोस्त है, उनको ये पता था कि हम प्यार करते हैं, ये नहीं पता था कि मैं जा रही हूँ। अभी तक जहां तक जो बातचीत सामने आई है कि अभी कुछ खास ऐसा मिला नहीं है आपके खिलाफ, लेकिन फिर भी आप इलीगल तरीके से आई हैं तो शायद आपको डिपोर्ट किया जाए, वापस भेजा जाए। ये नियम है, कानून में है। अब मैं यहाँ की बहू, उनकी पत्नी हूँ, तो ऐसा कैसे करेंगे? मेरा पीछे कुछ भी नहीं है। अब तो रिक्वेस्ट ही करूंगी। अब पर जिंदा मैं नहीं जाऊंगी, मेरी अर्थी ही जाएगी, ये भी मैं आज कह रही हूँ। सचिन भी हमारे साथ में है। सचिन, एटीएस ने पूछताछ पूरी कर ली है, क्या कुछ कैसी रही जांच? आपको लगता है कि आप लोग समझा पाए एटीएस को कि जो है सीमा कोई और नहीं है, आपकी बस प्रेमिका ही है? नहीं सर, पूछताछ तो हुई थी। खैर हम नहीं कह रहे कि पूछताछ नहीं हुई थी। पूछताछ सब कुछ हुई थी कि कैसे आए, से कब से बात हो रही थी, कैसे मिले थे और कब आई थी, ये सब जानकर सब पूछताछ हुई थी। हमारी एक टीम थी, काठमांडू गई। वहाँ पर जिस होटल में आप लोग रुके थे, वहाँ पर अपना नाम क्यों नहीं आपने सही लिखा था? मैंने नाम बताया था, बिल्कुल सच बताया था। मैंने अपना भी नाम नहीं था आप लोग का? वो तो मैं रोजीना 500 रुपए दे दिया था। अच्छा। तो उन्होंने नाम ना लिखा हो, उसकी बात। अभी ये नियम है कि शायद डिपोर्ट किया जाए उन्हें। हो गया। तो फिलहाल सचिन और सीमा का यही कहना है कि जांच पूरी हो गई है और जांच में काफी हद तक उन्होंने एटीएस को कन्विंस कर लिया है। सीमा फिर से वही बात दोहराती हुई दिखाई पड़ रही है कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ से पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी तो उनकी अर्थी ही। जांच पूरी होने के बाद भी सीमा और सचिन अपने प्यार की कहानी पर लगातार डटे हुए हैं। हालांकि एटीएस की जांच रिपोर्ट अभी भी आनी बाकी है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। और चलिए, इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मनीष खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, 2-3 चीजें। पहली चीज तो ये जो आपने खुद सीमा से पूछी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जहां पर वो कहती हैं कि हाँ मैं प्यार के लिए देश में आई हूं, मैं देश की बेटी बन गई हूं, वापस नहीं जाना चाहती। दूसरी ये कि 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है एटीएस की, जिसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला कि वो जासूस हैं। फिलहाल आगे क्या रिएक्शन, आपको क्या समझ में आया है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने सीमा और सचिन दोनों से ही बातचीत की है, क्या कहते हैं वो? देखिए, बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है, मौसम खराब है, लेकिन इस घर के अंदर सीमा और सचिन दोबारा से पहुंचे हैं और इतने खराब मौसम में भी आप उनके चेहरे पर
सुकून देख सकते हैं, आराम देख सकते हैं। ये सुकून और आराम बताता है कि जितनी भी जांच एटीएस से हुई है, कहीं ना कहीं ये श्योर है कि उन्होंने एटीएस को कन्विंस कर लिया है कि सीमा कोई ऐसा एजेंट नहीं, सीमा कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं। आज जांच के बाद से आज पहली बार सीमा और सचिन सामने आए हैं। जिस दिन से जांच शुरू हुई थी उस दिन से दोनों मीडिया के हाथ नहीं लग रहे थे, मीडिया से बात नहीं कर रहे थे। हालांकि सिर्फ 18 घंटे की पूछताछ हुई थी 2 दिन में, उसके बाद भी 2 दिन दोनों गायब रहे। पुलिस ने उनको छुपा कर रखा, किसी सेफ हाउस में रखा। लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने आए हैं तो ये बताता है कि खुद एटीएस ने, पुलिस ने परमिशन दी है। पुलिस की मौजूदगी में सीमा और सचिन मीडिया से बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं जो वो बात करना चाहते हैं। कोई उन पर दबाव नहीं है कि कुछ और बोलने का, कुछ और कहने का। ये जो पूरा माहौल है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एटीएस की जांच में ऐसा कोई ठोस बात सामने नहीं आई है जो सीमा को एसआई एजेंट या फिर पाकिस्तानी जासूस साबित करती हो। वो तमाम सारी बातें, तमाम सारे सवाल हमने सीमा और सचिन से पूछे जो जांच के दौरान रह रहकर सामने आ रही थी। मसलन ये बात कही जा रही थी कि सीमा की भारत में एंट्री कराने में किसी तीसरे की मदद ली गई थी। कोई तीसरा था जिसने सीमा की एंट्री काठमांडू से, नेपाल से भारत में करवाई थी। क्या वो तीसरा कोई पाकिस्तानी हैंडलर था? इस पर उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कोई तीसरा नहीं शामिल था। वो लोग थे जो कि नॉर्मली वहां पर टिकट वेंडिंग का काम करते हैं, टिकट बेचते हैं। हमने उनसे ही टिकट लिया और उनसे ही पूछा कैसे कैसे पहुंचते हैं। बाकी रास्ते में क्या कुछ पूछा जाता है वो सारी जानकारियां उनको थी। उन्होंने कहीं भी कहीं कोई झूठ नहीं बोला। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या सचिन ने जब वो होटल में रुके थे काठमांडू में, जहां हमारी टीम भी पहुंची थी, वहां पर होटल में कहीं भी रजिस्टर में उनका नाम नहीं था। तो ये सवाल भी हमने पूछा कि आपका नाम आखिर वहां पर क्यों नहीं था? क्या आपने अपनी पहचान छुपाई तो क्यों छुपाई? सचिन ने इस पर साफ जवाब दिया कि मैंने कभी कोई पहचान नहीं छुपाई, मैंने उनको अपना सही नाम बताया। असल में होटल वाले ही कभी एंट्री करते थे, कभी नहीं करते थे। हमारी एंट्री तो की ही नहीं। हमसे रोज सुबह 12 बजते ही वो 500 रुपए ले लेते थे और बात खत्म हो जाती थी। इसके अलावा हमें कहीं भी कभी एंट्री करने के लिए नहीं कहा गया। सीमा फिर से अपनी वो प्यार वाली थ्योरी दोहराती है। हम उनसे सवाल करते हैं कि ठीक है, एक बात एटीएस की जांच में निकलकर सामने आई थी कि सीमा के पास 2 पासपोर्ट थे, एक तो सीमा हैदर के नाम से और दूसरा सिर्फ जिसके ऊपर सीमा लिखा था। इसके बारे में क्या आपने उनसे सवाल पूछा? क्या आपने जानने की कोशिश की कि उन्होंने 2 पासपोर्ट क्यों रखे और दोनों में एक में सरनेम है और एक में नहीं? जो उनसे हमने इस बारे में भी सवाल किया था, उनका यही कहना था कि उनके पास 2 पासपोर्ट थे लेकिन उसमें से एक पासपोर्ट रद्द हो चुका था, कैंसिल हो चुका था किन्हीं कारणों से, इसलिए मुझे दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा। हाँ, ये गलती उन्होंने जरूर मानी है कि पहला पासपोर्ट उन्होंने डंप नहीं किया था। तो यही जवाब उन्होंने एटीएस को भी दिया है और इसीलिए सीमा लगातार कह रही है कि हमारे सारे सवालों से काफी हद तक एटीएस कन्विंस है। और ये इसलिए भी हम मान सकते हैं क्योंकि आज सीमा और सचिन वापस अपने उसी घर में पहुंच गए हैं जहां से सीमा और सचिन की लव स्टोरी पूरी दुनिया के सामने आई थी। यही वो घर था जहां से पहली बार बात सामने आई थी कि कोई। मनीष, एक और चीज की पूरा ये जो मामला है ना, एक ही चीज पर आकर फोकस्ड हो जाता है, वो ये कि देखिए एंट्री तो देश में इलीगल तरीके से हुई है, अब उनको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान या फिर नहीं। इसके बारे में आपने पूछा और समझा, क्या कहती हैं सीमा इस पर? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था, मेरा आखिरी सवाल ही यही था कि ठीक है, एटीएस को आपके खिलाफ ऐसा कोई सबूत अभी तक नहीं मिला है जिसमें वो कहा जाए कि आप पाकिस्तानी जासूस हैं, लेकिन नियम ये कहता है अगर किसी ने भी इलीगल तरीके से देश में एंट्री ली है तो उसे डिपोर्ट किया जाएगा। इस सवाल के जवाब में सीमा कहती हैं कि मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं इस गाँव की, इस देश की बहू हूँ और अगर मैं वहां गई तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं यहाँ के लोगों से गुहार लगाती हूँ, सरकार से गुहार लगाती हूँ, योगी जी से गुहार लगाती हूँ, मोदी जी से गुहार लगाती हूँ कि मुझे यहीं पर रोक लिया जाए। अब मैं तो कम से कम यहाँ से नहीं जाऊंगी, अगर जाएगी तो मेरी अर्थी यहाँ से जाएगी। तो जो बात सीमा शुरू से कह रही थी वही अब भी कह रही हैं कि वो किसी भी कंडीशन में अब भारत से नहीं जाना चाहती। इन गलियों को, इस गांव को, इस घर को छोड़कर, सचिन को छोड़कर वो नहीं जाना चाहती। और आप देखिए कि किस तरह से, बिल्कुल मनीष, इस वक्त पुलिस बहुत ज्यादा तैनात है सीमा के पास, पुलिस तैनात है घर के बाहर, जैसे लेकिन जैसे ही सीमा सचिन पहले भी घर के बाहर गांव वाले जुटे हुए थे, अभी भी कुछ लोग आपके पीछे दिखाई दे रहे थे। आप जानने की कोशिश कीजिए कि अब लोगों का क्या रिएक्शन है,
पहले लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, फिर नहीं कर रहे थे। अब उनका क्या कहना है एटीएस की जांच के बाद? बिल्कुल, मैं देखता हूँ और कोई यहाँ पर हो। जी, अब तो सब कुछ पता है आप लोगों की जो है जांच में कुछ खास मिला नहीं है। अब आप लोग के क्या रिएक्शन है? पता नहीं, मैं तो यही क्या पूछा? अब तो ये काफी हद तक कंफर्म है कि एटीएस के जांच में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जो कहता हो कि वो सीमा पाकिस्तानी जासूस है। मतलब वो बस प्यार के लिए ही आई है। अब क्या कहना? वो तो पहले ही बता रही थी कि मैं जासूस नहीं हूँ। वो विश्वास है? फिर वो पबजी के जरिए आई थी, वो भी प्यार सचिन के प्यार में, वो जो आ चुकी है वो। तो विश्वास है आप लोग को जो कह रही सही कह? हाँ जी, बिल्कुल विश्वास है, पहले से कह रही है वो। और अब एटीएस ने जांच भी कर ली है, अब क्लीन चिट भी मिल गया शायद। लेकिन ये नियम है कि कोई भी अगर इलीगल तरीके से एंट्री करता है, जो कि उन्होंने की है, वो भी मान नहीं है, उसे डिपोर्ट उनके वापस उनके देश भेजना होता है। तो अब उनको भी भेजा जाएगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो सकता है। देखो, अगर जैसे नियम का उल्लंघन करा है, जैसे बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के आई है, और कानूनी तौर से कार्रवाई भी होनी चाहिए इस चीज पे। जेल भी होए तो जेल भी होनी चाहिए। जो कानून करनी चाहे वो करनी चाहिए। वो आगे पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए, कैसे आई कैसे ना आई। हमारी सीमा से पहली कोई रिश्तेदारी नहीं, पहली कोई कनेक्शन नहीं, पहले कोई शादीशुदा नहीं, हमारा कोई रिश्ता नहीं हुआ सीमा से। या जो सीमा हम यहाँ रखें तो हम तो जो के जितनी भी इंक्वायरी है जा, जितनी भी वो है जा, सीमा की इंक्वायरी करके और सीमा की पूरी थाह लेके सीमा। तो लोग अभी जो है मिला जुला रिएक्शन दे रहे हैं। हालांकि लोकल्स लोग अभी बहुत कम है इधर, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनसे मेरी लगातार बात होती रही है ऑफ द कैमरा, क्योंकि एटीएस की जांच के बाद बहुत सारे लोग कैमरे पर बात करने से बच रहे थे। उन सबका भी यही कहना है कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में सीमा को वो भी यहाँ से वापस नहीं जाने देंगे। और नियम भी ये कहता है कि अगर सरकार चाहे तो सीमा इसी देश में रह सकती है, नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती हैं। हालांकि वो 7 साल के बाद ही मिलेगी, लेकिन वो कम से कम देश में रह सकती है। जी चलिए, मिले जुले से रिएक्शंस आ रहे हैं मनीष, लोगों के मिले जुले से रिएक्शंस हैं। जांच रिपोर्ट जैसे स्टार्टिंग में जब आपने बात करनी स्टार्ट की थी गांव वालों से, तो उन्होंने एक एक्सेप्टेंस दिखाई थी सीमा के प्रति। अब जैसे जैसे इस मामले में परतें खुलती जा रही हैं, लोगों में अवेयरनेस जो है ना, वो किसी न किसी लेवल तक बढ़ती जा रही है। चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मामले को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ में। आज देखिए, एनडीआरएफ के जवान एक बार फिर से रेस्क्यू मिशन में जुट गए हैं। कल खराब मौसम और अंधेरे की वजह से मिशन जिंदगी पर कुछ देर के लिए ब्रेक लगाना पड़ा था। अब दिन की रोशनी में मलबे से जिंदगी के निशान ढूंढने की कवायद लगातार जारी है। एनडीआरएफ की ये टीमें एक बार फिर जिंदगी के मिशन ढूंढने के मिशन में जुट गई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में कुदरत ने चुनौती पेश की तो एनडीआरएफ के ये जवान उस चुनौती से निपटने की कवायद में पसीना बहा रहे हैं। रायगढ़ में पहाड़ दड़का तो लैंडस्लाइड से पूरा ईशलवाड़ी गांव मलबे की चपेट में आ गया। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऊंची पहाड़ी पर ये ऑपरेशन आसान नहीं था। मौसम की बेरुखी इस मिशन को और मुश्किल बनाने पर तुली हुई थी, लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी एनडीआरएफ के जवानों ने हौसला दिखाया और मिशन जिंदगी में जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद लैंडस्लाइड की चपेट में आए गांव से 21 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि कुछ लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ही तेज बारिश ने एनडीआरएफ के सामने नई चुनौती पेश कर दी। ऊंची पहाड़ी पर बिजली और दूसरी सुविधाएं न होने की वजह से कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रेक लगाना पड़ा। अंधेरा होने से पहले ही एनडीआरएफ के सभी जवानों को वापस बुला लिया गया। पहाड़ देख सकते हैं और वहां पर से सारे जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स है, जो अलग अलग कंपनियों के, जो अलग अलग जगह से जो लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, अब सभी को यहाँ से अब नीचे उतारा जाता है। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जितने भी जो रेस्क्यू ऑफिशियल्स थे, साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम थी, सभी को अब नीचे उतारा जा रहा है, क्योंकि ऊपर जो परिस्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। रात में वहां पर कोई रुक नहीं सकता, कोई सुविधा नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और वापस भी अगर जो लैंडस्लाइड होती है तो और भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आज सुबह होते ही एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन के जवानों ने एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाल ली। ये रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ के आला अधिकारियों की देखरेख में किया जा रहा है।
कोशिश यही है कि आपदा की चपेट में आए हर शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए। बड़ा चैलेंज है इसमें नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हैवी मशीनरी, जिसके लिए ये नहीं है कि वहाँ आई मतलब पहुंच सकती है तो आई नहीं, वहां पहुंच ही नहीं सकती। टेरेन की बनावट को देखते हुए, वेदर कंडीशंस को देखते हुए द हैवी मशीनरी इज नॉट अवेलेबल। तो वर्क हैज टू बी डन ग्रेजुअली, मैनुअली, बिकॉज रेनफॉल होने की वजह से जो मड एंड स्लश है वो फ्लो होने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी रेनफॉल हो रही है, द अर्थ जो है इज स्टिल अनस्टेबल, तो दिस में कम इन फॉर्म ऑफ अनदर लैंडस्लाइड। तो हमें उसकी भी सुरक्षा रखनी है कि वो लैंडस्लाइड अगर कोई और आए तो हमारे काम करने वाले लोग, हमारे साथ के जो और काम कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। रायगढ़ में ऊंची पहाड़ी पर भारी मशीन ले जाना मुश्किल नहीं है, लिहाजा एनडीआरएफ की टीम डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे से जिंदगी के निशान ढूंढ रही है। एनडीआरएफ के जवान बिना मशीनों के ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये बेहद मुश्किल और इसमें वक्त भी थोड़ा ज्यादा लग रहा है। इसके साथ ही खराब मौसम में एनडीआरएफ के जवानों की हिफाजत भी एक चुनौती बनी हुई है। आई थी, कल भी आई थी और अभी भी आ रही है सर। और कैनान सर्च होगा प्लस होगा फिजिकल सर्च, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, कैनान और फिजिकल दो ही सर्च करना हमारे लिए संभव हो पा रहा है और वो हम कर रहे हैं। कल भी किए थे और आज भी हम अपने कार्य को फिर आगे निरंतर आगे रखेंगे आज भी सर। ट्रैक तो लंबा है, ये तो अपने आप में चैलेंज है। ऊपर से प्रकृति का कहर आती रहती है, बारिश वो भी है, लेकिन इस चैलेंजेज में हमें अपने आप को सिखाया गया किस प्रकार से अपने आप को हम ढाल के किसी भी घटित घटनाओं को अंजाम को तक पहुंचाना है। ये हमें बेहतरीन ढंग से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है और उसमें हम माहिर हैं और हम करते भी हैं सर। रायगढ़ में आपदा के बीच एनडीआरएफ के ये जवान मिशन जिंदगी में जी जान से जुटे हैं। मुश्किल हालात में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर इन जवानों ने हौसले की मिसाल कायम कर दी है। सौरभ अख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों में कहीं नदियां उफान पे हैं तो कहीं मकान टूटकर बिखर रहे हैं, लेकिन इस बीच प्रभावितों के लिए प्रशासन, पुलिस, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां संकट मोचक बनकर आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू समेत दूसरे इलाकों में फिर से यही कुछ देखने को मिला। कुछ इस तरह एनडीआरएफ के जवान देवदूत बन गए। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी नई जिंदगी मिल गई। ब्यास नदी की उफनती लहरों के बीच जब जिंदगी पर आफत मंडराई तो ये जवान मददगार बनकर सामने आए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की हैं। दरअसल यहाँ कई लोग ब्यास नदी के पास फंस गए थे। वहां से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लोग अपने बेजुबान जानवरों के साथ थे कि तभी भारी बारिश के बाद पोंग डैम का पानी छोड़ना पड़ गया, जिससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ता रहा। इतना कि ग्रामीण सुरक्षित दूसरी ओर नहीं निकल पा रहे थे। फिर किसी तरह इसकी सूचना प्रशासन और एनडीआरएफ तक पहुंची। इसके बाद एनडीआरएफ टीम ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान इन पीड़ितों को कुछ नावों पर बिठाया गया। साथ ही एनडीआरएफ जवान बेजुबानों का भी सहारा बन गए। सभी को एक एक कर सुरक्षित जगह ले जाया गया। इस तरह लोगों के ऊपर से बड़ा संकट टल गया। राज्य के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे यही हाल बना हुआ है। लेकिन प्रशासन, पुलिस, वायुसेना और एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियां हर जगह संकट मोचक बनकर पहुंच रही हैं। ये तस्वीरें कुल्लू की हैं, जहां के शाक्टी समेत कुछ गांवों का संपर्क प्रदेश के दूसरे हिस्सों से कट चुका है। ऐसे में वायुसेना ने गांवों में हेलीकॉप्टर से राशन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें गिराई ताकि लोगों को फौरी राहत मिल सके। इसके अलावा कुछ जगहों पर मेडिकल टीम भी हेलीकॉप्टर से उतारी गई। वहां से हमें अपडेट आई थी कि कुछ लोग वहां पे बीमार हैं, जिन्हें फीवर है, तो इसके लिए आज एक मेडिकल टीम, जिसमें एक डॉक्टर फार्मासिस्ट जो हैं दवाइयों के साथ, उनको एयरफोर्स की ही मदद से शाक्टी में ड्रॉप किया गया, जो बहुत चैलेंजिंग काम था। और इसके लिए हम एयरफोर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने बड़े चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज में इस टीम को वहां पे पहुंचाया। ये तस्वीरें शिमला की हैं, जहां एक 3 मंजिला मकान बारिश की वजह से पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया।
मौसम विभाग ने आगे भी शिमला, सोलन, मंडी, किन्नौर और कुछ दूसरे जिलों में लगातार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 24 घंटों के लिए फिर अलर्ट, एक फ्लैश फ्लड का अलर्ट रखा हुआ है। उसमें मुख्य तौर पर जिला सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, इन जिलों में फिर संभावना है कि फिर से फ्लैश फ्लड आ सकता है। जहां तक मानसून की बात है, मानसून आने वाले करीब एक हफ्ता सक्रिय रहेगी प्रदेश में। मॉडरेट बरसातें लगातार कंटिन्यू करेंगी हर जिले में। उधर इस बीच केंद्र की एक टीम ने कुल्लू समेत दूसरे इलाकों का जायजा लिया ताकि बारिश से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके और राज्य को केंद्र से आर्थिक मदद पहुंचाई जाए। जो चीज देख रहे हैं यहाँ पे, जो क्षति हुई है, नुकसान, उसका असेसमेंट जायजा लेकर के बताएंगे, उनको सरकार को बताएंगे कि इतनी क्षति हुई है। उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है सरकार करेगी। वहाँ से हर जगह रोड पे हुआ है, आपका रोड पे डैमेज है, पानी का ड्रिंकिंग वाटर है, सप्लाई इरिगेशन का है, हाउसेज हैं, रिलीफ कैंप्स जो लगाए हैं, एयर ड्रॉपिंग चल रही है इनकी। तो राहत कार्य, बचाव कार्य, रेस्क्यू सब के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू सबके लिए, हर बिंदु के लिए। जाहिर है बरसात खूब हो रही है, लेकिन इस वक्त जरूरी ये है कि लोग सतर्क रहें, नदी नालों के किनारे न जाएं। साथ ही पर्यटक भी अभी कुछ समय तक पहाड़ी इलाकों में जाने से एहतियात बरत सकें। कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा, कांगड़ा से अशोक रैना, शिमला से सुरेंद्र पाल और रामपुर से विशेश्वर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करते हैं अमेठी में रहने वाले आरिफ और उनके दोस्त सारस की कहानी की, जो आपने सुनी ही होगी। अब वैसे ही कहानी यूपी के बस्ती से सामने आई है, जहां सारस का कोई एक दोस्त नहीं बल्कि पूरा गांव उसका साथी है। ये सारस इस गांव में इंसानों के बीच में रहता है। गांव के सभी लोग उसे बेहद प्यार करते हैं। सुबह होते ही सारस अपनी आवाज से लोगों को जगाता है, उनसे खाना भी मांगता है। इसके बाद इंसानों के बीच में घूमता है, फिरता है। शाम होते ही अपने पंख पसार कर ऊंची उड़ान भर लेता है। इंसानों के बीच में सारस को देखकर हर कोई इसे अपने कैमरा में कैप्चर करना चाहता है। आरिफ और सारस की कहानी हिट होने के बाद अब बस्ती का ये सारस सुर्खियों में आ गया है। पैसा मैं दूंगा चाचा, आप खिलाइए। इस बार कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पे जीत के 24 साल पूरे हो रहे हैं। आज से 5 दिन बाद कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ देश भर में मनाई जानी है। इसी सिलसिले में दिल्ली से निकला तीनों सेनाओं की 25 वीरांगनाओं का दल जम्मू पहुंच चुका है। लद्दाख के द्रास जा रही महिलाओं का बाइकर दस्ता गुरुद्वार को जब जम्मू पहुंचा तो वहां उनका रेड कार्पेट वेलकम किया गया। ये दल जब प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पहुंचा तो छात्राओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महिला सैनिकों ने छात्राओं से बातचीत की। सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की कहानी सुनकर छात्राएं सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित होती नजर आई। महिला बाइकर्स की रैली 25 जुलाई को द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक में खत्म होगी। इस रैली का मकसद 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पे भारत की जीत के 24 साल पूरे होने का जश्न मनाना और महिलाओं की अदम्य भावना को उजागर करना है। चलिए बारिश की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यूपी का रुख कर लेते हैं। यूपी में गंगा नदी उफान पर है। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई आपदा एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। आपदा एजेंसियां न सिर्फ खुद की तैयारियों को पुख्ता कर रही हैं, बल्कि बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को बाकायदा मॉक ड्रिल के जरिए जागरूक भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गंगा समेत तमाम नदियों में उफान के बाद आपदा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पूरी तरह सक्षम है, लेकिन बचाव के साथ साथ आपदा के दौरान जिंदगी की सलामती के लिए लोगों को भी जागरूक रहना बेहद जरूरी है। लिहाजा बाढ़ से प्रभावित होने वाले इलाकों में एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल को अंजाम देना शुरू कर दिया है। वाराणसी में गंगा उफान पर बह रही है। सैलाब आने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर बाढ़ से बचने के लिए मॉक ड्रिल की। रेस्क्यू मोटर बोट और वाटर एम्बुलेंस के जरिए गंगा नदी के नमो घाट पर एनडीआरएफ की टीम ने ये पूरा मॉक अभ्यास करके दिखाया। प्रदर्शन के दौरान दिखाया गया कि एक नाव नदी में फंस गई है। लिहाजा एनडीआरएफ की क्विक रिस्पांस टीम सूचना मिलते ही एक्टिव हो गई और उसमें फंसे लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करके गंगा किनारे घाट पर ले आए। इसमें जैसा कि हमें एक सिनेरियो दिया गया था कि बीच गंगा नदी में एक पीएसी की नाव फंस गई है, जिसकी कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। तो उस सिनेरियो में हमें कंट्रोल रूम से एक खबर मिली है कि उसको तत्काल एवोक्यूएट करना है, उनको निकालना है। इसी क्रम में
हमारी एक टीम जो यहाँ पे पहुंची और समय से जाते ही उसको नाव को साइड में लेके नाव को सहित और उनको सारे जो भी उसमें फंसे थे सभी को हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया। इसके साथ ही ड्राई रेस्क्यू और वेट रेस्क्यू का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नदी में कुछ लोग डूबते दिखे। फिर राहत और बचाव में जुटी टीमों ने डूबते लोगों की तरफ लाइफ सेविंग जैकेट फेंकी और बताया कि इन जैकेट का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर उन डूबते लोगों को किनारे लाया गया। इस दौरान राहत और बचाव टीम के कुछ सदस्यों को CPR देना भी सिखाया गया। गोरखपुर में भी बाढ़ के दौरान लोगों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल की गई। कुछ गोताखोरों की टीम ने नदी में फंसे लोगों को बचाकर दिखाया, जबकि किनारे पर लाए गए लोगों की जान बचाने के लिए वॉलंटियर्स को CPR की ट्रेनिंग दी गई। इस मॉक ड्रिल का मकसद बाढ़ की प्रतिकूल परिस्थितियों में राहत बचाव कार्यवाही को परखना था, साथ ही आम लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए तैयार करना था। लोगों को मुश्किल घड़ी में इस्तेमाल होने वाले औजार जैसे कटर, रस्सी और दूसरी चीजें भी तैयार रखने के लिए निर्देश दिए गए। लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट हर किसी के घर में नहीं रहता है, तो जो भी लोकल संसाधन है जो लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं उनसे लोकल राफ्ट बनाए, ताकि जब कभी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो, ऐसी कोई गंभीर समस्या हो, तो उसका इस्तेमाल करके अपने और अपने लोगों का या अपने साथियों की जान बचा सके। आप इसमें देख सकते हैं जो बोतल राफ्ट है गैलन के द्वारा बनाया गया है, वॉलीबॉल या फुटबॉल के द्वारा या बास्केटबॉल के द्वारा राफ्ट बनाया गया है, कुछ जो बम्बू के राफ्ट बनाए गए उनका इस्तेमाल करके जब तक कि एजेंसी के द्वारा सपोर्ट नहीं आ रहा है, सहायता नहीं मिल रही, तब तक अपना खुद का बचाव कर सकते हैं और अपने साथी का बचाव कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की तैयारियां संगम नगरी प्रयागराज में भी दिखी। वहां भी गंगा किनारे मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। सैलाब में फंसे लोगों को किन किन तरीकों से रेस्क्यू किया जा सकता है, इस मॉक ड्रिल में NDRF, SDRF, UP जल बोर्ड और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस बात के साथ छोड़ जाते हैं। लंच टाइम में अब मुलाकात होगी सोमवार को। अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।